कहानी 3 सनकी नन्स के बारे में है जो एक प्रीस्ट का किडनैप कर लेती हैं और फिर शुरू होता है इनका पागलपंती से भरा खेल। कहानी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत से आइलैंड को देखते हैं जहां सेंट एग्नेस चर्च की 3 नन्स रहा करती थी जिनका नाम क्लारा, मार्गरेटा और इफिजीनिया है। और इन तीनों के बारे में बाहर की दुनिया, यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च के लोग भी नहीं जानते। उनके हिसाब से सेंट एग्नेस की नन्स का अस्तित्व खत्म हो चुका है। आज उनकी एक भेड़ बच्चा देने वाली है और उन सबको लगता है कि ये भेड़ें उनकी मर चुकी नन्स हैं जिनका दोबारा जन्म हुआ है। सिस्टर इफिजीनिया को किसी की भी गंध को दूर से ही महसूस करने की शक्ति है और उसे दूर से किसी इंसान की गंध आ रही थी। इन तीनों ने रोज के दिन अपने हिसाब से बांटे हुए हैं और आज हेयर कट करने का दिन था। तो तीनों नन्स अपने अपने बालों को काट कर मदर मैरी को भेंट कर देती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एक भेड़ को काट दिया क्योंकि वो दूसरी भेड़ों के साथ संबंध बना रहा था और फिर वो उस भेड़ के खून को वाइन की तरह पीकर एंजॉय करते हैं। क्लारा उन नन्स में सबसे छोटी है और अब वो बड़ी हो रही है। शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे और ये वो दौर था जिसमें से सभी टीनेज बच्चे गुजरते हैं। और खुद को प्लेजर देते वक्त क्लारा की नज़र एक आदमी पर जाती है जो झाड़ियों के साथ संघर्ष कर रहा था। ये आदमी असल में फादर इग्नेशियस है और इसी की गंध सिस्टर इफिजीनिया को आ रही थी, जिसे देख क्लारा डर के मारे चर्च की तरफ भागती है और दोनों नन्स को बताती है कि कोई कॉलर पहने आदमी यहाँ आ रहा है। ये सुन सिस्टर इफिजीनिया समझ जाती है कि वो प्रीस्ट है। वो उन दोनों नन्स से कहती है कि हम मोनेस्ट्री में रहते हैं और यहाँ प्रीस्ट का आना नॉर्मल है। लेकिन फादर इग्नेशियस उन तीनों नन्स को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने वहाँ किसी भी इंसान के होने की उम्मीद नहीं करी थी। सिस्टर इफिजीनिया खुद का और बाकी 2 नन्स का इंट्रोडक्शन उससे करवाती है। इग्नेशियस बताता है कि उसकी कार खराब हो गई और उसका फ़ोन भी डेड हो चुका है और उसे ये पता चलता है कि यहाँ बिजली की सुविधा ना होने की वजह से वो अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं कर पाएगा। इग्नेशियस उन्हें बताता है कि वो प्रीस्ट नहीं है बल्कि बिशप का सेक्रेटरी है और फिर वहाँ वो उस भेड़ का खून देखता है जिसकी बलि चढ़ाई गई थी और उसे लगता है कि वो वाइन है। इग्नेशियस के लिए डिनर की तैयारी की जाती है। डिनर के बाद क्लारा इग्नेशियस के फ़ोन को अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो तीनों नन्स बुनाई करने लगती हैं और अब टाइम था निटिंग स्टोरी का। ये नन्स जब भी निटिंग करती तब कोई ना कोई नन कहानी सुनाया करती जिसे ये निटिंग स्टोरी कहते थे। आज मार्गरेटा की बारी थी कहानी सुनाने की, जो उन्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाती है, लेकिन अपने वर्जन में, जिसमें एक मर्चेंट ने व्हाइट रोज के बदले अपनी बेटी डेविल के हाथों सौंप दी थी। कहानी खत्म होने के बाद सिस्टर इफिजीनिया इग्नेशियस से जानना चाहती है कि वो यहाँ क्यों आया है। इग्नेशियस उन्हें बताता है कि वो इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में यहाँ है। असल में वो उन्हें क्लियर नहीं बताता कि वो इस जगह को एक आलीशान होटल में बदलना चाहते हैं, जिसके लिए बिशप ने उसे प्रॉपर्टी का दौरा करने के लिए यहाँ भेजा था। इसके बजाय वो उन्हें ये कहता है कि अब उनकी उम्र हो गई है और उन्हें अब टाउन लौट जाना चाहिए जहां उनकी देखभाल के लिए नर्सेज होंगी, जिस पर इफिजीनिया उससे कहती है कि उन्हें इस मोनेस्ट्री के बाहर पैर रखने की इजाज़त नहीं है। इग्नेशियस उन्हें बताता है कि ये 1999 है और अब चर्च यहाँ से शिफ्ट कर दी गई है और जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आज नहीं तो कल उन्हें ये जगह छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इफिजीनिया पूछती है कि उनकी भेड़ों का क्या होगा। इग्नेशियस उन भेड़ों को काट कर उनका मांस बेचने का सुझाव देता है। इफिजीनिया ये सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके हिसाब से वो भेड़ें सेंट एग्नेस की सिस्टर हैं। फिर वो तीनों नन्स अंदर जाकर डिस्कशन करती हैं। इफिजीनिया को लगता है कि अगर उन्होंने इग्नेशियस को यहाँ से जाने दिया तो वो बिशप को अपनी रिपोर्ट देगा और उन्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। तभी वहाँ इग्नेशियस आता है और कहता है कि वो कल सुबह यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसका फ़ोन उसे नहीं मिल रहा और क्या आज रात उसे सोने के लिए बेड मिलेगा। जिसके बाद वो नन्स उसके सोने का इंतजाम भेड़ों के साथ बाड़े में कर देती हैं
उधर क्लारा इग्निशियस की प्लेट से एक मीट का टुकड़ा उठाकर लाई थी, जिसे वो अपनी ड्रेस के साथ स्टिच कर देती है। सुबह होने पर इफिजीनिया को फिर से चीजें दिखने लगती हैं, जिसमें वो इग्निशियस को डेविल के रूप में देखती है और फिर वो उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर देते हैं। बाद में वो उसके कपड़े उतार कर उसकी पैंट से सारा सामान निकाल कर चेक करते हैं। वो जानना चाहती है कि इस जगह के साथ वो क्या करेंगे। होश आने पर इफिजीनिया इग्निशियस को बताती है कि वो चक्कर खाकर गिर गया था और उसके कपड़े धोने के लिए रखे हैं, लेकिन इग्निशियस को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो रात होते ही अपने कपड़े और बाकी सामान ढूंढने लगता है, लेकिन सिस्टर्स उसे पकड़ लेती हैं। इग्निशियस को अपने फोन और कार की कीज चाहिए थी जो उन नन्स के पास है। इग्निशियस वहां से भाग ना जाए, इसीलिए सिस्टर मार्गरेटा रात को उसी के कमरे में बैठी रहती है, लेकिन जब उसकी आंख लग जाती है, इग्निशियस मौका पाकर वहां से भाग जाता है। तीनों नन्स उसे ढूंढने लगती हैं। भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद हम उसे बेहोशी की हालत में वापस मोनेस्ट्री में देखते हैं और सिस्टर मार्गरेटा उसके बालों को काट कर उसकी बॉडी को शेव करती है और उसके दोनों पैरों को बांधकर उस पर प्लास्टर चढ़ा देती है ताकि वो भाग ना पाए। अब सिस्टर इफिजीनिया उसकी कार को ठिकाने लगाने की बात करती है ताकि कोई उसे ढूंढते ढूंढते उन तक ना पहुंच जाए, और उस मोनेस्ट्री से बाहर पैर ना निकालने की अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद वो तीनों नन्स आइलैंड पर जाती हैं जहां इग्निशियस की कार खड़ी थी, जिसके बाद वो उस कार का सारा सामान निकाल कर उस कार को समुंदर में धक्का दे देते हैं। उधर इग्निशियस को भी होश आ जाता है, जिसका अब पूरा लुक ही चेंज कर दिया गया था, और जब वो अपने हाथों को रस्सी से बंधा हुआ पाता है और उसे ये पता चलता है कि उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, वो जोरों से चिल्लाता है क्योंकि वो समझ गया था कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकता। उधर वापस आते वक्त वो तीनों नन्स रास्ता भूल गई थी। मार्गरेटा और क्लारा आगे निकल जाती हैं और इफिजीनिया पीछे रह जाती है। उसे फिर से इल्यूजन्स होने लगते हैं जिसमें वो एक आदमी की डेड बॉडी देखती है। उधर इग्निशियस भी खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाता। फिर हमें इग्निशियस की बहन फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो थेरेपी सेशन में थी, और वो बताती है कि इग्निशियस का उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है क्योंकि फ्रैंकी को नशे की लत थी, लेकिन इग्निशियस ने उससे वादा किया था कि वो टाइम निकाल कर उससे और उसके बच्चों से मिलने जरूर आएगा इसी हफ्ते। लेकिन मिलना तो दूर, उसने उसे कॉल भी नहीं किया और ना ही वो उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है। जिसके बाद वो बिशप को फोन करके अपने भाई इग्निशियस के बारे में पूछती है, जो अपने उसी रिसोर्ट के मैप को देख रहा था जो वो उसी आइलैंड पर बनाना चाहता है जहां वो नन्स रहती हैं। बिशप कहता है कि उसने इग्निशियस को चर्च के काम से भेजा है और ये कहा था कि काम खत्म करने के बाद वो वैकेशंस पर चला जाए। वो फ्रैंकी से कहता है कि वो परेशान ना हो, इग्निशियस मंडे तक आ जाएगा, लेकिन फ्रैंकी को बिशप की बातों पर यकीन नहीं था। उधर इग्निशियस प्यास के मारे चिल्ला रहा था। मार्गरेटा उसे पानी पिलाती है और कहती है कि वो ऐसे ना चिल्लाए वरना उसे उसकी जुबान भी काटनी पड़ सकती है। फ्रैंकी भी अपने भाई को ढूंढने उसी आइलैंड के पुलिस स्टेशन पर आ जाती है और बताती है कि उसके भाई ने जिस होटल में चेक इन किया था वहाँ के स्टाफ ने उसे बताया है कि वो वापस नहीं आया, जहाँ ऑफिसर उससे कहता है कि उसे मंडे तक वेट करना चाहिए जैसा कि बिशप ने फ्रैंकी को कहा है। तब तक वो उसे गुमशुदा नहीं मान सकते। इस बात से नाराज होकर फ्रैंकी वहां से चली जाती है, लेकिन ऑफिसर इग्निशियस की छानबीन अपने तरीके से शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि इग्निशियस अपनी कार से उस आइलैंड पर गया था, लेकिन आइलैंड पहुंचने पर ऑफिसर को वहां कोई कार नहीं दिखती क्योंकि वो तो समुद्र की गहराइयों में समा चुकी थी। उधर सिस्टर्स को पता चल जाता है कि बिशप इस मोनेस्ट्री के बदले वहां एक लग्जरी होटल बनाना चाहता है और उनके हिसाब से उस मोनेस्ट्री का कोई वजूद ही नहीं था। रात में क्लारा को इग्निशियस की आवाजें आती हैं जो उसी के ख्यालों में खोई हुई थी और फिर वो उसके बगल में लेटकर उसे कहानी सुनाने लगती है। वो उसके कंबल के अंदर हाथ डाल देती है, लेकिन इग्निशियस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे होर कहकर बुलाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों नन्स वहां आ जाती हैं। अगली सुबह इग्निशियस उन तीनों नन्स से माफी मांगता है
इफिजीनिया उसे बता देती है कि वो जान चुके हैं कि वो इस जगह एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं और गॉड ने इग्निशियस को उनके पास इसीलिए भेजा है ताकि वो चूज कर सके कि उसे भगवान के बताए रास्ते पर चलना है या गड्ढे में गिरना है। जिसके बाद वो उसे सेंट एग्नेस के तौर तरीके सिखाने की बात करते हैं और फिर वो उन्हीं की तरह एक नन बन जाएगा। इग्निशियस उनकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो उसे निटिंग की प्रोसेस समझाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझाने के दौरान क्लारा उन्हें एक कहानी सुनाती है। उधर वो ऑफिसर भी बिशप के पास पहुंच चुका था और वो इग्निशियस के बारे में उससे पूछताछ करने लगता है और पूछता है कि क्या इग्निशियस किसी स्कैंडल से बचने के लिए छिप रहा है, क्योंकि अखबार में आए दिन चर्च के स्कैंडल्स की खबरें आती रहती हैं। जिस पर बिशप उसे बताता है कि इग्निशियस एक अच्छा आदमी है और वो उसके बारे में अफवाहें ना फैलाए। ऑफिसर उनसे इग्निशियस की फोन डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फैक्स करने को कहता है। फिर हम इग्निशियस को देखते हैं जिसे सिस्टर मार्गरेटा निटिंग करना सिखा रही थी, लेकिन वो इग्निशियस को सेंट एग्नेस में शामिल करने के डिसीजन से खुश नहीं थी और जब इग्निशियस निटिंग नहीं कर पाता सिस्टर क्लारा उसकी मदद करती है और इग्निशियस निटिंग करना सीख जाता है और काफी खुश होता है। लेकिन ये देख सिस्टर मार्गरेटा को अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाने लगती है। उस रात क्लारा इग्निशियस को एक शेल गिफ्ट करती है जिसका यूज इग्निशियस अपने पैर के प्लास्टर को काटने के लिए करता है। उधर फ्रैंकी ऑफिसर से इग्निशियस को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने को कहती है, जिसमें वो चाहती है कि चर्च उनकी मदद करे। लेकिन बिशप कहता है कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है कि वो ऐसे ऑपरेशन को शुरू कर सके, जिस पर फ्रैंकी पब्लिक और प्रेस की इस ऑपरेशन में मदद लेने की बात करती है। बदनामी के डर से बिशप ऑपरेशन की मंजूरी दे देता है। इग्निशियस अपने बेड पर था और वो क्लारा को इमेजिन करके एक्साइटेड हो जाता है और उसकी आवाजें सुनकर सिस्टर इफिजीनिया वहां आ जाती हैं। इग्निशियस बहाना बनाता है कि उसके प्लास्टर के अंदर खुजली हो रही थी और वो खुजला रहा था। सिस्टर के जाते ही वो फिर से अपने प्लास्टर को काटने में जुट जाता है। सुबह इग्निशियस क्लारा को एक फूल देता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची, जिस पर क्लारा उसे बताती है कि 24 साल पहले उसे इस मोनेस्ट्री के गेट के आगे छोड़ दिया गया था और उसे यकीन है कि एक ना एक दिन उसकी माँ उसे लेने जरूर आएगी। क्लारा जब अपनी भेड़ के साथ अकेली होती है उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। फ्रैंकी और ऑफिसर एक हेलीकॉप्टर लेकर उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे। उसकी आवाज सुनकर इग्निशियस जल्दी जल्दी अपने पैरों के प्लास्टर को काटने लगता है। सिस्टर्स वहां मौजूद होने के अपने सारे सबूत छिपाने लगती हैं। इसी बीच क्लारा के पास जो भेड़ का बच्चा था वो भाग जाता है और क्लारा उसे पकड़ने के लिए भागती है। बाकी दो नन्स भी उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसी गड्ढे में गिरकर उस भेड़ के बच्चे की मौत हो गई जिसमें पहले इग्निशियस गिरा था। उधर सिस्टर्स जब वापस लौटती हैं वो देखती है कि इग्निशियस ने अपने प्लास्टर को काट दिया है और वो वहां मौजूद नहीं था। और जब क्लारा को वो शेल मिलता है जो उसने इग्निशियस को गिफ्ट दिया था और जिसका यूज उसने प्लास्टर को काटने के लिए किया, क्लारा को बहुत दुख होता है। इग्निशियस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इफिजीनिया आग से चमगादड़ों को उड़ा देती है जो उस हेलीकॉप्टर के आगे आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पायलट हेलीकॉप्टर वापस शहर की तरफ मोड़ लेता है। इस तरह ऑपरेशन का यहीं दी एंड हो गया, लेकिन इग्निशियस खिड़की पर चढ़कर हेलीकॉप्टर का ध्यान वापस से अपनी ओर खींचने की आखिरी कोशिश कर रहा था और फिर पीछे से क्लारा आ जाती है और उसे वही शेल दिखाती है। इग्निशियस उससे माफी मांगता है। क्लारा गुस्से में उसे खिड़की से नीचे धक्का दे देती है और हम देखते हैं कि नन्स उस भेड़ के बच्चे को और क्लारा उस शेल को दफना रही है। इग्निशियस भी बच गया था, लेकिन उसके पैर और कंधे में गंभीर चोटें आई थी। इग्निशियस सिस्टर इफिजीनिया से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और अगर वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी तो वो बिशप से उनके सिलसिले में बात करेगा, लेकिन सिस्टर उस पर विश्वास नहीं करती और उसके कंधे को जोर से खींच देती है, जिससे इग्निशियस को काफी दर्द होता है। वो इसका इलाज देसी जड़ी बूटियों से करने को कहती है, जिस पर इग्निशियस कहता है कि जब उसका बिशप यहाँ आएगा तब वो सेंट एग्नेस की सिस्टर्स के इस भयानक चेहरे से उन्हें रूबरू करेगा। जिस पर इफिजीनिया कहती है कि ये बिशप ही है जो उनके घर सेंट एग्नेस को उनसे छीनना चाहता है। इग्निशियस कहता है कि यहाँ बस वो 3 नन्स अपनी भेड़ों और निटिंग स्टोरीज के साथ रहती हैं, भेड़ें जिन्हें वो ये मानती हैं कि वो उनकी मरी हुई सेंट एग्नेस की सिस्टर्स हैं।
और बिशप को जब ये पता चलेगा वो उनकी इस प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा कीमत देने वाली पार्टी को बेच देगा। ये जानने के बाद इफिजीनिया एक न्यूज़पेपर देखती है जो कई साल पुराना था और जिसमें स्टैनफोर्ड स्टेट की हैरिस पैट्रिशिया की मिसिंग होने की खबर छपी थी और दूसरे न्यूज़पेपर में जेरेमी स्मिथ नाम के एक आदमी की न्यूज़ थी जिसे पैट्रिशिया के साथ रेप करने के दौरान मार डाला गया। उस खबर को पढ़कर इफिजीनिया को काफी दुख होता है और इस दुख का कारण हमें आगे जाकर पता चलेगा। उधर कुछ बच्चों को इग्निशियस की कार मिल जाती है जिसके बाद ऑफिसर उस कार की जांच करने आता है। उसे लगता है कि तूफान में फंसने की वजह से शायद इग्निशियस की मौत हो चुकी है, लेकिन फ्रैंकी ये मानने को तैयार नहीं थी। क्लारा इग्निशियस के पास आती है। वो अभी भी उसके धोखे से नाराज थी। इग्निशियस उसके भेड़ के बच्चे की मौत पर अफसोस जताता है और कहता है कि वो शर्मिंदा है कि उसने उसके गिफ्ट का यूज प्लास्टर काटने के लिए किया, लेकिन वो बस घर जाना चाहता है। इफिजीनिया फिर से निटिंग स्टोरी सुनाती है और इस बार वो स्नो वाइट की कहानी सुना रही थी जिसकी सौतेली माँ को उसके बॉयफ्रेंड से नफरत थी क्योंकि वो ब्लैक था और इसीलिए उसकी माँ ने एक आदमी को स्नो वाइट का कत्ल करने के लिए भेजा और सबूत के तौर पर उसने स्नो वाइट का दिल निकाल कर लाने को कहा। असल में वो पैट्रिशिया और जेरेमी स्मिथ की कहानी सुना रही थी जिनकी फोटो हमने न्यूज़पेपर में देखी थी और जब वो आदमी स्नो वाइट को मारने वाला था जेरेमी स्मिथ उसको बचाने आ गया, लेकिन उस आदमी ने स्मिथ को ही मार डाला और उसके दिल को निकाल कर उसे स्नो वाइट का दिल बताकर उसकी माँ को दे दिया। स्नो वाइट जंगलों में भाग गई और उसे सेंट एग्नेस की 7 सिस्टर्स ने अडॉप्ट कर लिया। असल में इफिजीनिया अपनी ही सच्ची कहानी सुना रही थी। पैट्रिशिया और कोई नहीं बल्कि सिस्टर इफिजीनिया है जिसके बॉयफ्रेंड को मार डाला गया और न्यूज़पेपर में झूठी खबर छापी गई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इफिजीनिया जानती है कि वो पैसों से ही अपने इस घर को बचा सकती है, इसीलिए वो क्लारा से इग्निशियस का फोन मांगती है। क्लारा इग्निशियस के पास आती है जो उससे अपना फोन मांगता है। क्लारा उसका फोन लेकर आती है लेकिन पीछे दोनों नन्स भी थी। वो इग्निशियस से पूछती है कि फोन का यूज कैसे करते हैं और उस फोन में फ्रैंकी के ढेरों मैसेजेस पड़े थे, बिशप का एक भी नहीं। जिसके बाद इग्निशियस उन नन्स को फोन का यूज करना सिखाता है। क्लारा पूछती है कि फ्रैंकी कौन है। इग्निशियस बताता है कि वो उसकी बहन है। इफिजीनिया स्टैनफोर्ड स्टेट में फोन करती है और बताती है कि वो पैट्रिशिया बोल रही है। स्टैनफोर्ड स्टेट की लापता हैरिस वकील को सबूत चाहिए कि वो सच कह रही है, इसीलिए वो उसे मिलने के लिए कहता है। उधर बिशप मान चुका है कि इग्निशियस अब जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए मेमोरियल की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी दूसरे प्रीस्ट को पता चलता है कि इग्निशियस का फोन यूज हुआ है जो कि इफिजीनिया ने किया था। बिशप उसी नंबर पर दोबारा कॉल करने को कहता है और जब इग्निशियस के फोन की बेल बजती है तीनों नन्स घबरा जाती हैं और उस फोन को फेंक देती हैं। क्लारा के मुंह से फ्रैंकी का नाम निकल जाता है। बिशप को लगता है कि इग्निशियस का फोन फ्रैंकी के पास है और वो फादर बॉब को फोन करके फ्रैंकी से निपटने को कहता है क्योंकि चर्च अब एक और नया स्कैंडल हैंडल नहीं कर सकती। उधर क्लारा इग्निशियस के साथ थी और उसने वही ड्रेस पहनी थी जिसमें इग्निशियस ने उसे एक बार इमेजिन किया था। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी वहाँ सिस्टर मार्गरेटा आ जाती हैं और उन दोनों को करीब देख उन्हें गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि इग्निशियस एक बीस्ट है और फिर वो कैंची लेकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपनी शैडो दीवार पर देखती है उसे खुद के अंदर एक बीस्ट नजर आता है और वो खुद को ही इंजर्ड कर लेती है। सिस्टर इफिजीनिया सिस्टर मार्गरेटा को आराम करने को कहती है और बताती है कि वो कोई बीस्ट नहीं है। उधर क्लारा को पता चल जाता है कि सिस्टर इफिजीनिया एक मिसिंग हायरस है और उसका असली नाम पैट्रिशिया है। उस रात क्लारा इग्निशियस के पास आती है और उसके बगल में लेट जाती है। अगले दिन हम फ्रैंकी को फिर से थेरेपी सेशन में देखते हैं जहां वो प्रीस्ट बॉब भी मौजूद था और वो फ्रैंकी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर भी फ्रैंकी के पास आता है और फ्रैंकी उसे बॉब से मिलवाती है। ऑफिसर बॉब से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, लेकिन बॉब उसे अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं करता, जिस वजह से उसे बॉब पर शक होने लगता है और फिर वो बॉब की कार के नंबर को ट्रेस करता है और उसे पता चल जाता है कि बॉब असल में एक प्रीस्ट है। उधर इफिजीनिया उस मोनेस्ट्री को बचाने के लिए फंड्स लेने अपनी कंपनी जाने की बात करती है।
क्लारा इग्निशियस को उसका फोन देती है ताकि वो अपनी बहन फ्रैंकी को कॉल करे, लेकिन इग्निशियस बिशप को कॉल करता है जो वॉइस मैसेज में जाता है जिसमें वो ये कहता है कि उसे 3 नन्स ने किडनैप कर लिया है। उधर फ्रैंकी को ऑफिसर से पता चल गया है कि बॉब एक प्रीस्ट है। इफिजीनिया टाउन जाने के लिए निकलती है और दोनों नन्स से इग्निशियस का ध्यान रखने को कहती है। चर्च ने इग्निशियस को डेड मान लिया था और उसके मेमोरियल की तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन बिशप को इग्निशियस का वो मैसेज मिल जाता है और उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। लेकिन बिशप उसके जिंदा होने के बाद फिर भी सबसे छिपाने को कहता है, क्योंकि उसे तो सबके सामने डेड घोषित कर दिया गया था और अगर अब वहां मौजूद लोगों को पता चलेगा कि इग्निशियस जिंदा है तो उनके चर्च की बदनामी होगी और इसीलिए वो उसके मेमोरियल को पूरा होने देता है। उधर सिस्टर मार्गरेटा कहती है कि आज टाइम डे है, मतलब आज वो हर तरह के रंगों को यूज करके कपड़ों को रंगेंगे और कलर्स करना इग्निशियस को बचपन से ही पसंद था। इफिजीनिया भी होटल पहुंच जाती है जहां उसके वेलकम की तैयारी पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन वो फिर उसी चर्च में आ जाती है जहां इग्निशियस का मेमोरियल मनाया जा रहा था। इफिजीनिया जब अपनी कंपनी में आती है वहां उसे उसकी सौतेली माँ मिलती है और उसे लॉयर से पता चलता है कि उसकी मौत की खबर से उसके पापा ने सारी जायदाद ट्रस्ट को सौंप दी थी। उसकी सौतेली माँ उसे फंड्स देने की बात करती है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे प्रेस के सामने ये बताना होगा कि वो मौत के मुंह से बचकर लौटी है, जिससे उसकी सौतेली माँ के ऊपर लगे वो सारे एलिगेशंस हटा दिए जाएंगे जिसमें ये माना जाता था कि उसने पैट्रिशा को जानबूझकर मरा साबित किया प्रॉपर्टी के लिए। ये सुनकर इफिजीनिया उसे कहती है कि ये सब एडमिट करके उसे अपनी माँ को उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल के क्राइम से भी बरी करना पड़ेगा, जिस पर उसकी माँ कहती है कि उस रात उसने पैट्रिशा को वापस घर लाने के लिए अपने आदमी को भेजा था, वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन इफिजीनिया जानती है कि उसके सौतेली माँ ने उसके ब्लैक बॉयफ्रेंड को इसलिए मारा ताकि वो अपनी फैमिली की नाक बचा सके, क्योंकि पैट्रिशा उस लड़के से प्यार करती थी। उधर बॉब भी उस एरेंड के लिए निकल पड़ता है। उसे बिशप ने उन नन्स के साथ साथ इग्निशियस को भी मारने के लिए कहा था। हिस्ट्री में बॉब को देखकर मार्गरेटा को उसमें बीस्ट नजर आता है, लेकिन इग्निशियस उन्हें बताता है कि वो फादर बॉब है जो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इफिजीनिया लॉयर को फोन करके पूछती है कि वो कैसे साबित करेगी कि वो स्टैनफोर्ड की असली मालकिन है, जिस पर उसे पता चलता है कि उसे अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उधर इग्निशियस बॉब को समझाने की कोशिश करता है कि इस मोनेस्ट्री में 3 नन्स रहती हैं और शायद अब उन्हें यहाँ रिसोर्ट बनाने का विचार छोड़ देना चाहिए। वो ये भी बताता है कि सिस्टर इफिजीनिया इस जमीन को खरीदने के पर्पज से टाउन गई हैं, लेकिन बॉब उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि ये नन्स नहीं है। कौन नन एक प्रीस्ट का किडनैप करती है? तभी इग्निशियस को उन भीड़ों में नन्स नजर आती हैं और वो बॉब से कहता है कि ये सेंट एग्नेस की सिस्टर्स हैं और बॉब उन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। इफिजीनिया अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि वो प्रेस के आगे झूठ नहीं बोलेगी और उसे पता है कि वो कैसे खुद को उस कंपनी की मालिक प्रूव कर सकती है। उधर बॉब उन नन्स पर हमला कर देता है और उन्हें बचाने के लिए इग्निशियस उससे उलझ जाता है। बॉब उसे बता देता है कि बिशप ने यहाँ उसे इग्निशियस और उन तीनों नन्स को मारने के लिए भेजा है। तभी मार्गरेटा अपनी भीड़ों को बॉब के ऊपर छोड़ देती है और फिर वो इग्निशियस और क्लारा को एक बड़े से ओवन के अंदर छिपा देती है और खुद बॉब को ढूंढने लगती है। उधर ओवन के अंदर क्लारा और इग्निशियस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। सिस्टर मार्गरेटा बॉब को उस जाल तक ले जाती है जहाँ एक बार इग्निशियस गिरा था और उस गड्ढे में गिरने से उसकी मौत हो गई। सिस्टर मार्गरेटा जब वापस आती है उन्हें क्लारा और इग्निशियस के इंटीमेट होने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो गुस्से में इग्निशियस को खींचकर बाहर लाती है और उसके चारों तरफ कुछ लिक्विड गिराकर आग लगा देती है और खुद भी इग्निशियस के साथ उस आग के घेरे के अंदर बैठ गई। उन दोनों को जलता देख क्लारा आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और दुख में सुसाइड कर लेती है। और जब सिस्टर इफिजीनिया वापस लौटती है उसे क्लारा का शरीर एक तालाब में दिखता है और उसे निकालकर वो क्लारा को बचा लेती है और हमें पता चलता है कि क्लारा असल में उसी की बेटी है और ये राज उसने कभी भी अपनी बेटी को नहीं बताया। उधर हम देखते हैं कि सिस्टर मार्गरेटा और इग्निशियस जिंदा है। इग्निशियस अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसका जख्मी पैर भी अब पूरी तरह से हील हो चुका था। ये सिस्टर मार्गरेटा का एक मिरेकल था जो तुक्के से सफल हो गया। इग्निशियस मार्गरेटा को थैंक्स करता है और अब वो भी सेंट एग्नेस की नन बनने के लिए तैयार था। वो वापस अपने टाउन लौटने के लिए निकलता है और क्लारा को भी अपने साथ ले जाता है।
उधर फ्रैंकी को भी इग्निशियस का मैसेज मिल चुका था और वो उसे मिलने आइलैंड पर आ जाती है और सब एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो मोनेस्ट्री अभी भी वही है और अब वो सिस्टर मार्गरेटा के मिरेकल की वजह से फेमस भी हो गई है। वहाँ साल में एक बार टूरिस्ट को जाने की परमिशन भी थी। क्लारा और इग्निशियस भी अब वहीं रहते हैं और उनका अब एक बच्चा भी हो गया है। और इसी के साथ इस सीरीज का यहीं पर दी एंड हो जाता है।